1764 में बक्सर की जंग जीतने के बाद लगभग 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तानियों के ऊपर अपनी मनमानी हुकूमत चलाती रही। लेकिन फिर 1857 में एक ऐसी चिंगारी जली जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मंसूबों को जलाकर खाक कर दिया। नमस्कार, मैं हूं वत्सराज। इंडियन पॉलिटी के अपने पिछले वीडियो में हम लोग एम लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इस चीज़ को समझा कि किस तरीके से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत चलाने के लिए अलग अलग तरीके के नियम कानून लगाए। कभी तो गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया और कभी उस पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया। कभी तो बाकी की दो प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में ले आ दिया और कभी उनको उसके जुरिडिक्शन से अलग कर दिया गया। इस तरीके से अलग अलग तरीकों से अलग अलग ज़रूरतों पर, अलग अलग आवश्यकताओं पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे अलग अलग नियम कानून लगाए। लेकिन 1857 की क्रांति में जब पूरा देश एकजुट हुआ और समाज के हर एक तबके का इंसान उस क्रांति का हिस्सा बना, तब ब्रिटिश क्राउन को ये एहसास हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में अपनी कॉलोनी को होल्ड करने में सक्षम नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि ब्रिटिश क्राउन खुद सामने आए और हिंदुस्तान की हुकूमत को अपने हाथों में ले। इसी के तहत इलाहाबाद में उस ज़माने में 1857 की क्रांति के बाद एल्फ्रेड पार्क में एक क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया, जिसमें इस बात को क्वीन के संदेश के तौर पर हिंदुस्तान की जनता के सामने स्पष्ट किया गया कि अब हिंदुस्तान की हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में होगी। अब इसी के तहत 1858 में क्रांति के ठीक अगले ही साल एक नया नियम पास किया जाता है जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इसके तहत कई सारे परिवर्तन आए। ये कुछ इस प्रकार से हैं कि इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा गया और जो 1857 की जो सेपॉय म्यूटनी थी, जो पहला वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ, उसके वेग में कहीं ना कहीं इस नियम को लागू किया गया। कारण वही था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया और उसके जितने भी सिविल, जुडिशियल और मिलिट्री पावर्स थे, यानी कि हिंदुस्तान की गवर्नेंस का पूरा अधिकार, इंडिया की टेरिटरीज पे रेवेन्यू कलेक्शन की पूरी पावर, ये सब कुछ अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था। उसके बाद कुछ और फीचर्स हैं इस कानून के जिसे हम देख और समझ लेते हैं कि इंडिया को इसके बाद से ब्रिटिश क्राउन के द्वारा गवर्न किया जाना था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको अब एक नया नाम दिया गया इस पद को और वो नाम था वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का। लॉर्ड कैनिंग ऐसा पहला वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया गया। इस तरीके से डबल गवर्नमेंट सिस्टम का अंत हुआ। बजाय इसके एक नए पद की स्थापना हुई जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था एंड ही वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट और इसका पूरा अथॉरिटी और कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके बाद एक 15 मेंबर्स की काउंसिल वो इस व्यक्ति को प्रोवाइड की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और ये जो काउंसिल थी ये एक एडवाइजरी बॉडी थी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो चेयरमैन था इस काउंसिल का। उसके अलावा ये काउंसिल अलॉन्ग विद द चेयरमैन दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was capable of suing and being sued in India and in England। जैसा कि हमने पिछले कुछ नियम कानूनों में देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से भी बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब उस नियम को बदल दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इस चीज़ को समझना ज़रूरी समझा कि अगर ऐसे किसी बड़े पद पर बैठा हुआ इंसान कोई गलती करता है तो ये पावर होनी चाहिए कि उसके ऊपर भी जुरिडिक्शन, उसके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन किया जा सके। इसलिए ये नियम बनाया गया कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इसके ऊपर केस किया जा सकता है किसी परिस्थिति में, और इसको भी इतने जुडिशियल पावर्स दिए गए कि ये भी किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर इस तरीके से केस कर सकता था। उसके बाद दिस एक्ट बेसिकली मेड द इंडियन गवर्नमेंट टू बी कंट्रोल्ड एंड टू बी सुपरवाइज्ड बाय ब्रिटेन।
यानी कि इस एक्ट का जो सोल पर्पस था वो केवल इतना ही था कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसको पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाए। ये स्मरण रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भेजा गया था। हाँ, उसने बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस अपनाए यहाँ पर आकर के, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश क्राउन इस चीज़ को लेकर कन्विंस हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया में अपनी कॉलोनी को होल्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें ही आगे आकर के उस पावर को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन और लूट खसोट में लग गए थे। इस चीज़ की वजह से सही गवर्नेंस नहीं हो पा रही थी, इसीलिए इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी कहा गया। इसके बाद जो एक्ट हम लोग देखते हैं वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। और इसमें क्या क्या फीचर्स थे इन्हें जरा समझ लेते हैं। Viceroy to nominate some Indians as non-official members of his legislative council. In 1862, Lord Canning nominated Raja of Banaras, Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Roy। यानी कि जो Viceroy था वो अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे कुछ इंडियंस को भी उसमें अपॉइंट करेगा। इसी के तहत इस नियम के आने के ठीक एक साल बाद 1862 में लॉर्ड कैनिंग, जो कि पहले ऐसे वॉइसरॉय थे, उन्होंने महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया। इसके बाद इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ और लेजिस्लेटिव पावर्स जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की थी, जो एक समय पे उनसे छीन ली गई थी, वो उन्हें वापस दे दी गई। इसको एक लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन के तौर पे देखा गया। इसके तहत एज अ रिजल्ट इंटरनल ऑटोनॉमी प्राप्त कर ली इन दोनों राज्यों ने, इन दोनों प्रेसिडेंसीज ने बाय 1937। 1937 के आसपास तक इन दोनों प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज ने अपनी कंप्लीट ऑटोनॉमी को हासिल कर लिया। उसके बाद एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश हुई बंगाल के लिए 1862 में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए 1866 में और पंजाब के लिए 1897 में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्थापना हुई। उसके बाद वाइसरॉय कुड मेड सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द काउंसिल। यानी जो वाइसरॉय था वो इस काउंसिल की कार्यप्रणाली को लेकर के अपनी तरफ से कुछ नए नियम कानून बना सकता था। उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड, as per which a member of the council was made in charge of one or more departments and he could issue orders regarding his department on the behalf of the council। यानी कि इस तरीके से एक ये भी नियम तैयार हुआ कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो हम लोगों को आज देखने को मिलता है, इस सरकार में कैबिनेट में कुछ मंत्री नियुक्त होते हैं जिन्हें अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, किसी को जल विभाग, किसी को वन विभाग, किसी को इलेक्ट्रिसिटी, किसी को एजुकेशन, किसी को हेल्थ केयर, किसी को रोड एंड ट्रांसपोर्ट। इसी तरीके से ये पोर्टफोलियो सिस्टम उस जमाने में शुरू हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, उसमें कैबिनेट मेंबर्स तैयार हुए जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए गए और वो सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए जिम्मेदार थे और सरकार में अपने अपने डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे। आगे हमने देखा कि वाइसरॉय कुड पास ऑर्डिनेंस इवन विदाउट मीटिंग ऑफ द काउंसिल इन केस ऑफ इमरजेंसी, सच एन ऑर्डिनेंस वाज वैलिड फॉर 6 months। यानी कि जैसा कि आज हमको देखने को मिलता है हमारे देश में, प्रेसिडेंट की पावर्स में अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब भी वो अपनी तरफ से कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और उसे एक रूल के तौर पे, उसे कानून के तौर पे माना जाएगा और ऐसा कानून 6 महीने के लिए वैलिड होगा डिस्कशन से पहले। अब ठीक यही चीज़ 1861 में शुरू हुई थी पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत कि वाइसरॉय जो था उसे ये पावर दी गई थी कि अगर उसकी जो काउंसिल है वो सेशन में नहीं है या वो मौजूद नहीं है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो अपनी काउंसिल से सलाह लिए बिना वाइसरॉय के पास ये पावर थी कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और वो एक कानून बनेगा जो कि 6 महीने तक वैलिड रहेगा। उसके बाद जो अगला हम लोगों को कानून देखने को मिलता है वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892।
यानी 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसके कुछ फीचर्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड, यानी कि ना केवल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि जो हिंदुस्तानी लोगों की संख्या थी उसे बढ़ाया जाना था, उसे और बढ़ाया गया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ब्रिटिश क्राउन ये कोशिश कर रहा था और हिंदुस्तानियों को ये उत्कोच या ये प्रलोभन दे रहा था कि अब आप भी हिंदुस्तान की गवर्नेंस का हिस्सा बनेंगे, हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का आप भी हिस्सा बनेंगे, कानून बनाने की प्रक्रिया में आप लोग भी सहभागिता निभाएंगे। ये एक बड़ा प्रलोभन था क्योंकि 1857 की क्रांति में इनको ये देखने और सीखने को मिला कि हिंदुस्तानियों को अगर उनकी गवर्नेंस से बाहर रखा जाएगा तो वो विद्रोह करेंगे और वो विद्रोह समाज का हर तबका करेगा और वो विद्रोह ब्रिटिश गवर्नमेंट को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए काफ़ी होगा। इसलिए इन्होंने ऐसा प्रलोभन देना शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट डिस्कशन का पावर दे दिया गया कि आप लोग अपने लिए बजट निर्धारित कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। फिर नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल्स, यानी कि जैसा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम हम लोग देखते हैं आज की डेट में, वो उस जमाने में शुरू हुआ था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के तहत, जिसमें कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियंस जो थे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनेंगे, उनको प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा रिकमेंड किया जाता था उनका नाम। और वो कौन लोग रिकमेंड करते थे? वो गवर्नर्स, बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यानी कि ये कुछ बॉडीज थी जो मिल करके रिकमेंड किया करती थी। जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होती थी, म्यूनिसिपैलिटी होती थी, विश्वविद्यालय हुआ करते थे, ट्रेड एसोसिएशन होते थे, बड़े बड़े जमींदार होते थे जिनका बहुत पावर था, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था। ये सब मिल करके ऐसे लोगों का नाम निर्धारित करते थे, नॉमिनेट करते थे, सजेस्ट करते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पर। इसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन का ये सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ इस कानून के तहत, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसके बाद हमें जो दूसरा अगला कानून देखने को मिलता है वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, यानी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके कुछ फीचर्स को हम समझ लेते हैं। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज था उसे बढ़ाया गया, 16 से 60 किया गया। यानी जहां 16 मेंबर्स हुए करते थे चेयरमैन को मिला करके, वहां अब इसे 60 मेंबर्स करने का प्लानिंग हुई। उसके बाद ब्रिटिश मेजॉरिटी, ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज रिटेन्ड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट नॉमिनेटेड या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वाज अलाउड इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि जो मेजॉरिटी थी, मतलब कि ब्रिटिश मेंबर्स की, उसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बना करके रखा गया। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, उसमें इंडियन मेंबर्स या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी को मतलब सपोर्ट किया गया। इसके पीछे के अगर लॉजिक को समझें तो यानी एक तरीके से वो हिंदुस्तानियों को ये तो एक सांत्वना देना चाहते थे कि आप भी हमारी काउंसिल का मेंबर हैं, स्टेट में उन्हें पावर देके, लेकिन सेंट्रल लेवल पे जहाँ पे सब कुछ डिसाइड होना था बेसिकली पूरे देश के लिए, वहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रिटिश मेजॉरिटी को बरकरार रखा। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि फंक्शंस ऑफ मेंबर्स, आस्किंग क्वेश्चंस, मूविंग रेजोल्यूशंस वाज इंक्रीज्ड ऑन बोथ द लेवल्स। यानी सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी जो फंक्शंस होते हैं मेंबर्स के, यानी प्रश्न पूछना या रेजोल्यूशन पास करना, वो बढ़ा दिया गया था। और मेंबरशिप ऑफ इंडियंस वाज अलाउड इन वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आल्सो अलाउड फॉर गवर्नर्स इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑन प्रोविंशियल लेवल। यानी कि जो मेंबरशिप थी इंडियंस की, उसको वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बढ़ा दिया गया, और जो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी स्टेट लेवल पे, उसमें भी उसको परमिशन मिली। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहले इंडियन थे
वो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाले और उनको एक लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया। उसके बाद एक सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना की गई। ये सबसे बड़ी चोट थी और ये सबसे बड़ा मूव था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स का, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेपरेट इलेक्टोरेट यानी देश की जनता को पहली बार बांटने का काम अगर किया गया कायदे से, तो वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के इसी कानून के तहत था कि उसमें मुस्लिम्स के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की स्थापना की गई। यानी मुस्लिम कैंडिडेट्स को मुस्लिम मेंबर्स चुनेंगे, हिंदू कैंडिडेट्स को हिंदू मेंबर्स चुनेंगे, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट तैयार हो गया और देश की जनता इस तरीके से बटी। समाज को बांटने का पहला प्रयास। उसके बाद इस तरीके से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा गया। उसके बाद एक अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की और बात हुई, किसके लिए? प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस के लिए, मेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लिए, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए, विश्वविद्यालयों के लिए और जमींदारों के लिए अलग इलेक्टोरेट बनाने की फिर से बात हुई। यानी समाज के जितने पावरफुल हिस्से थे और जितने मजबूत तबके थे, उन सबको टुकड़े 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 करके अलग अलग कर दीजिए, और समाज जब बढ़ जाएगा तो कभी किसी परिस्थिति में वो एकत्र होकर सोचने के बारे में विचार करेंगे ही नहीं। और जैसी क्रांति हमें 1857 में देखने को मिली, वैसी दोबारा कभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि पूरे देश को तो हमने कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये लॉर्ड मिंटो का सबसे बड़ा मास्टर प्लान था। उस जमाने में इस नियम को, इस कानून को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहा गया क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे।